Good morning, students. Class 7, Chapter 2, History. Now I am going to discuss about the splendid temples and bronze sculpture. The big temples of Thanjavur and Gangaikonda and Cholapuram, built by the Raja and Rajendra. थंजावर, गंगाईकोंडा और चोलापुरम में जो मंदिर बने हुए हैं वो टेम्पल्स किसने बनवाए थे? राजा और राजेंद्र ने। ये जो टेम्पल्स हैं, ये टेम्पल्स उस वक्त के आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में हमें बताते हैं कि उस ज़माने में किस तरह का आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता था, किस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, स्कल्पचरल मार्बल्स। और ये जो टेम्पल्स हैं, जब हम इन टेम्पल्स को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आज से इतने सालों पहले भी किस तरह के जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, चाहे वो टेम्पल्स हो या कोई भी दूसरी बिल्डिंग्स हो, उनमें किस तरह का आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता था, या उस जो बिल्डिंग्स थी उनके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या थे। चोला टेम्पल्स often become the nuclei of settlement which grew around them। चोला जो मंदिर हुआ करते, एक तरह से वो बिल्कुल बीच में हुआ करते थे। न्यूक्लिया यानी बीच में होते थे, यानी कि चारों तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि मंदिर के चारों तरफ तो लोग रहते थे, सेटलमेंट ऑफ द पीपल, और बीच में टेम्पल बनाते थे, यानी कि टेम्पल सेंटर में होता था। दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। और जो टेम्पल्स होते थे एक तरह से वो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर होते थे, क्योंकि मंदिर जब होते हैं तो मंदिरों पर क्या होता है, लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब लोग दर्शन करने के लिए मंदिरों पे आते हैं, जैसे कि नवरात्रि है, शिवरात्रि है, आपने देखा होगा, आप भी खेरेश्वर वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे एक तरह से मेला लगता है। जब वो मेला लगता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें लोग अपने मतलब जो क्राफ्टिंग का सामान है वो भी बेचने आते हैं। तो इसलिए कहा गया कि जो मंदिर होते थे वो एक तरह से सेंटर होती थी क्राफ्ट प्रोडक्शन का, यानी कि वहाँ पर हैंडी क्राफ्टिंग की चीज़ें बेची जाती थी। टेम्पल वर आल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय द रूलर एज वेल एज बाय अदर। जो मंदिर होते थे वो उन ज़मीनों पर बनाए जाते थे जो रूलर्स या राजा महाराजा ज़मीनें देते थे, या फिर दूसरे कोई लोग। ऐसा नहीं होता है कि टेम्पल जो होता है, क्योंकि ये वो जगह होती है जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, तो इसे आप किसी भी जगह, वैसे भगवान हर जगह होता है, अल्लाह हर जगह होता है, लेकिन जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं तो एक उस ज़मीन पर बनाए जाते हैं जो ज़मीन को किसी मतलब ख़रीदा गया हो या दिया गया हो, इस तरह से। तो जो रूलर्स वगैरह ज़मीन अलाउड करते थे उन ज़मीनों पर ही मंदिर बनाए जाते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड was into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it। प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड यानी कि अभी ये जो ज़मीन होती थी, जो लैंड जो मंदिर बनाने के लिए दिया जाता था, उस पर अब किस तरह से मंदिर बनाना है, किस तरह से उसके मेंटेनेंस का काम करना है, ये सारे काम स्पेशलिस्ट लोगों के हवाले होते थे। जो टेम्पल को बनाने में उनका एक अहम योगदान होता था। मतलब टेम्पल को बनाने में अहम योगदान का मतलब ये होता है कि टेम्पल्स में जो भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, या उनके जो नक्काशी की जाती है पत्थरों पर खुदाई करके, जो दोहे वगैरह, जो संस्कृत के श्लोक लिखे जाते हैं, तो ये सारा काम स्पेशलिस्ट लोग करते थे। ये वो लोग होते थे जो वहीं आसपास के रिहायशी लोग होते थे। प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर एटसेट्रा। अभी कौन एक्सपर्ट होते थे? पुजारी, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, ये तमाम लोग वहाँ पर टेम्पल में मौजूद रहते थे। देखो मंदिरों में पुजारी भी होते हैं। डांसर से मुराद ये नहीं कि किसी मतलब ऐसा डांसर से मुराद है कि जब एक भक्त अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर देता है भक्ति में, तो जब वो मगन होकर जो डांस करता है, दैट इज़ यहाँ पर उस डांस की बात की जा रही है। In other words, temple were not only place of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well as। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्पल या मंदिर होते थे वो सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की ही जगह नहीं होते थे, बल्कि वहाँ पर एक तरह से क्या थे, इकोनॉमिक, यानी कि वहाँ टेम्पल मंदिरों के ज़रिए वहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी थी वो भी बढ़ती थी, उनकी सोशल लाइफ भी उससे एक मेंटेन होती थी, और उनका कल्चर भी उससे एक तरह से प्रिजर्व रहता था। तो टेम्पल के बारे में ये कहना कि टेम्पल सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूजा पाठी होती थी, तो ये
नहीं होगा, बल्कि वहाँ से इकोनॉमिक मैटर्स भी आपके फ्लरिश होते थे, सोशल लाइफ भी और कल्चर भी आपका प्रिजर्व होता था। अमंग द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेज वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। अगर हम क्राफ्टिंग की बात करते हैं टेम्पल्स के केस में, तो सबसे मतलब जो एक सबसे पहला जो नाम आता है ब्रोंज इमेजेस का आता है, जो एक बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं ब्रोंज इमेजेस, यानी कि ये जो साइड में आपको जो एक मूर्ति बनी हुई है ब्रोंज की है, और इसके जो फीचर्स हैं बहुत डिफरेंट है, बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। चोला ब्रोंज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो चोला टेम्पल थे, जो चोला मंदिर थे, वहाँ पर जो ब्रोंज की बनी हुई मूर्तियाँ इमेजेस पाई जाती हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फाइन है, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, फाइन समझ रहे हैं ना, फाइनेस्ट। While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well as, और ये कुछ ऐसी भी इमेजेस पाई गई हैं, मतलब जिन कुछ दूसरे भी देवी देवताओं की भी इमेजेस पाई गई हैं। कुछ इमेजेस ऐसी हैं जिनको डिवोटीज़ ने खुद से बनाया है, समझ रहे ना। डिवोटीज़ किसे कहते हैं? डिवोटीज़ यानी कि वो भक्त या जिसने अपने आप को भगवान की भक्ति में कम्प्लीटली डिवोट कर दिया है, दैट इज़ द डिवोटीज़। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, खेती बाड़ी और जो सिंचाई है। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी और इरिगेशन सिंचाई। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। अगर हम चोलास की बात करें तो चोला एम्पायर, चोला डायनेस्टी की बात करें तो उसमें जितने भी अचीवमेंट्स हुए हैं या जो भी नए नए डेवलपमेंट हुए हैं एग्रीकल्चर में हुए हैं, यानी कि चोला डायनेस्टी में या चोलास का अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो चोलास ने एग्रीकल्चर के इस एरिया में बहुत आगे काम किया है। एग्रीकल्चर में उन्होंने काफ़ी नए नए डेवलपमेंट किए, एग्रीकल्चर में वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे। Look at map 2 again. Notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. अब वो कह रहे हैं कि आप अपने बुक के मैप 2 पर देखिए, आपको पता चलेगा जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल। तो कावेरी नदी बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में, मतलब उसको चैनल के ज़रिए वो बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है और उन खाली जगहों तक पहुंचती है जहां पर पानी नहीं था। दिस चैनल ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपोजिटिंग फर्टाइल सोइल ऑन देयर बैंक। और जब वहां पर ये नदी है, इस नदी का मतलब इस नदी का पानी पहुंचता है तो बहकर तो क्या होता है वहाँ पर जो भी, तो ये अपने साथ क्या चीज़ बहा कर ले जाता है? पानी। उपजाऊ मिट्टी, यानी कि दरियाओं के किनारे पर क्या पाई जाती है? उपजाऊ मिट्टी। वाटर फ्रॉम द चैनल आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। क्योंकि नदियों में पानी होता है तो वो जो पानी है वो खेती बाड़ी के लिए जिस तरह के मॉइस्चर की ज़रूरत है वो भी आसानी से मिल जाता है। पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस, ख़ास करके किसकी खेती के लिए? चावल की खेती के लिए। यानी कि चावल की खेती ऐसी है, चावल की जब हम बात करते हैं तो चावल की फसल का कुछ ऐसा हिसाब होता है कि वो पानी में डूबी रहनी चाहिए। तो चोला एम्पायर ने चावल की खेती के लिए किस तरह के उसे मतलब किस तरह की एग्रीकल्चरल कंडीशन चाहिए, पानी कितनी मात्रा में चाहिए, तो इस सब का इंतज़ाम उन्होंने कावेरी नदी के जो को आगे उन्होंने जो छोटे छोटे स्मॉल चैनल्स में जो डिवाइड कर लिया था उसके ज़रिए से उन्होंने वहाँ पर चावल की खेती बाड़ी करना शुरू कर दी थी। ऑल्दो एग्रीकल्चर है डेवलप्ड अर्लियर इन टू अदर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी डेवलप होना शुरू हो गया था, जैसे कि तमिलनाडु के बहुत सारे हिस्सों में भी लोग खेती बाड़ी करना सीख चुके थे। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। अगर हम 5th या 6th सेंचुरी की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये जो एरिया था, इस एरिया में बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी का काम किया जाने लगा था। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, और कुछ एरियाज़ ऐसे थे, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर जंगलात को साफ़ किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जंगलात को साफ़ किस लिए किया जा रहा था? जंगलात को साफ़ इसलिए किया जा रहा था ताकि वहाँ पर खेती की जा सके। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड कैरी वाटर टू द फील्ड। देखिए बहुत सारी जगहों पर
जो ख़ास करके जो डेल्टा रीजन थे वहाँ पर क्या बनाए गए, वहाँ पे फ्लड को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट बनाए गए, कैनल्स बनाई गई ताकि पानी को कैनल्स की मदद से मैदानों तक ले जाया जा सके। इन मैनी एरियाज़ टू क्रॉप वर ग्रोन इन अ ईयर, और उस वक्त बहुत सारे एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी, दो तरह की यानी कि या दो फसलें उगाई जाती थी। तो ये क्या था, इससे पता चलता है हमें कि किस तरह से वो लोग खेती बाड़ी में नई नई चीज़ों को डेवलप कर रहे थे, किस तरह से वो खेती बाड़ी में आगे बढ़ रहे थे। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, बहुत सारे केसेस में भी देखते हैं कि वो फसल के लिए पानी का इंतज़ाम आर्टिफिशियली भी करते थे। वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली पानी का इंतज़ाम करने का मतलब ये नहीं है कि पानी को खुद वो बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पानी का स्टॉक करके पानी को खेतों तक पहुंचाते थे। अ वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज फॉर इरिगेशन, और सिंचाई के लिए वो बहुत से मेथड्स का इस्तेमाल करते थे। उन्हें मतलब कैनल्स बनाना, वाटर्स को डैम वगैरह बनाकर उसको स्टोर करना, तो इरिगेशन की सिंचाई के लिए बहुत तरीके से वो पानी का इस्तेमाल किया करते थे। इन सम एरियाज़ वेल वर डग, कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पर कुएँ वगैरह खोदे गए, कुछ जगह पर बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए और उन टैंक्स में बारिश का पानी कलेक्ट किया गया ताकि उस जमा किए हुए पानी से सिंचाई का काम किया जा सके। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क एंड द डिसाइडिंग एंड ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड। एक इस बात को याद रखिए कि जो इरिगेशन का काम होता है उसमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। प्लानिंग इन द सेंस कि ऐसा नहीं होता कि आज हमने बीज बोया है और कल पानी दे देंगे। टाइम होता है पानी देने का, पानी कब देना है, कितना देना है, किस तरह देना है, किस वक्त देना है, सब ये प्लानिंग के तहत होता है। इस काम के लिए जो किसान लोग होते हैं या वो लोग जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते हैं उन्हें एक अच्छी खासी लेबर की ज़रूरत भी पड़ती है, रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर वो अपने इन तमाम कामों को मेंटेन कर पाते हैं। और ये भी डिसाइड करते हैं वो किस तरह से वो पानी को शेयर करेंगे। शेयर करने का मतलब ये है कि किस तरह से पानी को वो खेतों तक या पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किस तरह से वो करेंगे। मोस्ट ऑफ न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेज टुक एन इफेक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़, बहुत सारे नए नए रूलर्स ऐसे थे और लोग गाँवों में रहने वाले लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। अब सवाल उठता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़, खेती बाड़ी की एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़, इरिगेशन की एक्टिविटीज़। तो रूलर्स, गांव में रहने वाले लोग, सभी लोगों ने इस तरह के काम में अपनी रुचि दिखाई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ठीक है बेटा। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। ये टॉपिक आप पढ़ भी लीजिएगा। ओके।